हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियोस देखने बैठ गए होंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। 100% फ्री, कोई चार्जेस नहीं, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं। बस आप तो वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हर एक विषय के वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। और एक और बात बताऊं, बहुत अच्छी बात है कि ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके वीडियोस भी आपको 100% फ्री ही प्रोवाइड किए जाते हैं, किए जाते रहेंगे। सही सुना है आपने, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप। और ये है भी सही कि जहां पर घर से बाहर कदम रखते ही जेब देखनी पड़ती है, बटवा देखना पड़ता है, पर्स देखना पड़ता है कि भाई निकल तो रहे हो, क्या बगल में पैसे हैं, तब जाकर हम घर से बाहर जाते हैं। वहीं पर शिक्षा जो कि व्यक्ति को काबिल बनाती है, क्या बनाती है, सम्मान पूर्वक जीवन जीना सिखाती है, सम्मानीय बनाती है, सफल बनाती है, वो शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री देता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बस इतना सुनो, इतना समझो कि वीडियोस देखो, ध्यान पूर्वक अपनी पढ़ाई करो ताकि आप अपने क्षेत्र में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सको और एक सफल व्यक्ति बन सको। आपने ध्यान दिया? जी हाँ, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 का पाठ 1 कर दिया है शुरू। नाम है कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट लिखा है लेखक या आचार्य शिवपूजन सहाय जी ने। इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस तरह से भगजोगनी का जीवन था, गरीब परिवार में जन्म लेने का किस तरह से उसको कहें कि किस्मत या बदकिस्मती, क्या कहें, किसे दोष दें, भाग्य को दोष दें या समाज को दोष दें। बहुत साफ साफ शब्दों में लेखक ने लिखा है कि समाज में जो कुप्रथाएं फैली हुई थी उस समय, दहेज की प्रथा जो खतरनाक भयंकर रूप लेकर फैली थी, ऐसे में भगजोगनी ने अपना जीवन किस तरह से व्यतीत किया उससे आप भली भांति परिचित हैं। इसी चैप्टर के हम करेंगे इस वीडियो में बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। जी हाँ, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के जस्ट पार्ट के पीछे जो प्रश्न दिए हैं उनकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। सो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि हर एक प्रश्न का आप अर्थ भी समझ सको और प्रश्न के अर्थ समझने के साथ साथ आप उसके उत्तर को जान सको और समझ सको। चलो तो आ जाओ मेरे साथ। पहला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। लेखक शिवपूजन सहाय जी ने यह क्यों कहा था कि भाई मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मैं श्रेष्ठ कहानियां लिख सकूं, जबकि ये उनकी कहानी तो श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि लेखक को कला मर्मज्ञ होना चाहिए। कोई भी लेखक या कलाकार होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कला से ही मतलब रखता है। उसे ये नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूं वो बहुत बढ़िया होगा, देख लेना तुम, ये सारी बातें नहीं करता है। जो वास्तविक रूप में कलाकार होता है या जो वास्तविक रूप में बड़ा होता है वो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता है, और यह लेखक कलाविद भी अपने को नहीं मानते हैं। तो लेखक ने अपने आप की प्रशंसा ना करते हुए ये बात कही थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? जो इस कहानी की प्रमुख पात्र है भगजोगनी, उसका नाम लेखक ने भगजोगनी ही क्यों रखा? यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है और इसमें लेखक को देहाती नाम अच्छा लगा। यदि वहां कहीं शहरी नाम रख देते या नगरीय नाम रखते तो शायद ये कहानी इतनी मार्मिक नहीं लग पाती। ठीक है, इसलिए उन्होंने देहाती मतलब ग्रामीण यही नाम चूज किया। अगला प्रश्न, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? दारोगा, पुलिस दारोगा। अगला प्रश्न है, दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? क्यों दारोगा जी की तरक्की रुक गई? दारोगा जी की एक घोड़ी थी, बहुत कम कीमत की, मगर वह तुर्की घोड़े का कान काटती थी।
मतलब तेज थी, तर्रार थी। उसको लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दांत गड़ाए हुए थे, लेकिन दारोगाजी ने नहीं दिया, इसलिए उनकी तरक्की रुक गई, क्योंकि वो जमाना क्या था, अंग्रेजी शासन। दारोगा जी के पास एक घोड़ी थी जो जैसे चेतक घोड़ा नहीं था महाराणा प्रताप का, उसी तरह से तेज तर्रार, लिखा है ना लेखक ने, तुर्की घोड़े के समान। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि ये घोड़ी हमें मिल जाए, लेकिन दारोगा जी ने नहीं दी, तो उनका जो प्रमोशन था वो रुक गया, उनकी जो तरक्की थी वो रुक गई, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को अपनी घोड़ी नहीं दी। अगला प्रश्न है, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे ऊऋण हुए? मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे ऊऋण हुए? ऊऋण का अर्थ समझते हो आप? ऋण, ऋण का अर्थ होता है कर्ज, ठीक है, कर्ज। ऊऋण मतलब ऋण का विलोम, कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त, कर्ज मुक्त, ठीक है। यहां पर तो एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से ऊऋण हो गए। अब यहां पर बात बताई है लेखक ने, जो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? फूस, घास फूस, लकड़ियों में जो आग लगती है वो देर में ही लगती है और देर तक चलती है, लेकिन घास फूस, जो सूखा घास फूस हो ना, आग लगाई, माचिस की तीली लगाई, जरा में जलकर खाक। ठीक उसी तरह से दारोगा जी के रहते जितनी मौज मस्ती थी, उनके मरने के बाद सारी बातें गायब हो गईं। इसी संदर्भ में उपयुक्त बातें कही हैं कि जैसे दारोगा जी की कमाई हुई, यूं पैसे आए और यूं चले भी गए। तो यही कहा है उन्होंने कि ऐसा लगा जैसे फूस का तापना। अगला प्रश्न है, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि वो तो उम्दा कलाकार हैं, अच्छे रचनाकार हैं, श्रेष्ठ रचनाकारों में उनका नाम अग्रणीय है, आगे रहता है। फिर भी उन्होंने ये क्यों कहा कि मेरी लेखनी में, लेखनी मतलब कलम, ठीक है, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, क्यों कहा? भगजोगनी के रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने आप को असमर्थ पाता है। भगजोगनी जो मुंशी जी की बेटी थी, वो इतनी सुंदर थी कि लेखक कहते हैं कि मैं अपनी लेखनी से, या मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसकी सुंदरता का वर्णन कैसे करूं। भगजोगनी के रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमा, उपमा मीन्स जो जो भी तुलना दे सकते थे, सारी उपमाओं के बाद भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं, ठीक है। तभी उन्होंने कहा है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि मैं इसका सटीक वर्णन कर सकूं। एक गीत सुना होगा आपने, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो यहां पर लेखक ने भगजोगनी की सुंदरता का बखान किया है, अर्थात उसके सौंदर्य को अपनी कल्पना से भी अधिक बड़ा बताया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? भगजोगनी जितनी सुंदर थी, उसका सौंदर्य खिल क्यों नहीं सका? क्या कारण था? गरीबी, आर्थिक तंगी, जहां पर उसके पास तन ढकने तक को कपड़े नहीं थे, बालों में लगाने के लिए तेल तक नहीं था, और तो और 2 वक्त के खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, तो उसका सौंदर्य कैसे निखरता? भगजोगनी अनाथ बच्ची गरीब की चक्की में इतनी पिस गई कि उसे और बातों के अलावा 2 जून खाना भी नसीब नहीं था। 2 जून मतलब वक्त। फिर उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था? कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क। जब हम अच्छा पौष्टिक आहार खाते हैं, बैलेंस डाइट जब हम लेते हैं, तभी तो हम दिखते भी ठीक ठाक है ना। भूखे प्यासे रहेंगे तो कैसे सही से दिख पाएंगे? तो बेचारी भगजोगनी को तो 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं थी, उसका सौंदर्य कैसे खिलता है ना। अगला प्रश्न है, मुंशी जी गला फांसी लगाकर क्यों करना मनना चाहते थे?
मुंशी जी के सामने ऐसी कौन सी समस्या थी जिसके कारण वो ये सब करने के लिए आतुर हो गए? भगजोगनी की दशा देखकर, अपनी गरीबी पर तरस खाकर, बदहाली की जिंदगी जीने से मजबूर होकर गला फांसी लगा लेना चाहते थे मुंशी जी। एक तो उनकी बेटी, दूसरी गरीबी, तीसरी उनकी बेटी बढ़ रही थी और वो हर एक व्यक्ति के पास गए, उनके दरवाजे पे जाकर नाक रगड़ी, विवाह के लिए कहा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है, प्लीज मतलब कृपया इससे विवाह रचा लीजिए। लेकिन सबका जवाब क्या था? गरीब बच्ची है, मतलब चटोरी भी होगी और कंजूस भी होगी, ऐसी बेटी हमें नहीं चाहिए, और तुम्हारे पास है ही क्या दहेज देने के लिए। तो इस तरह से त्रस्त होकर उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है, या मैं कहना चाहूंगी मुश्किल परेशानी तो भाई पहले ही सोच समझ कर करना था ना। मुंशी जी के पास जब धन दौलत था, जब उनके भाई दरोगा जी थे, बहुत अच्छे से अच्छी खासी कमाई कर रहे थे, तब तो पैसे को धुएं की तरह उड़ा दिया। थोड़ा सा बचा कर रखना चाहिए ना बुरे वक्त के लिए। तो जो कहते ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, इसलिए सोच समझ कर ही उठाना चाहिए कदम। अगला प्रश्न है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? देखिए, भगजोगनी की शादी वृद्ध से हुई थी। वृद्ध भी कितना वृद्ध था आप सोचो, वो थी मात्र 12, 13 या 14 वर्ष की, और वो उससे जिसकी शादी हुई थी वो था 41, 42 वर्ष का, जो उसकी तरुणाई आते मर गया। मतलब जैसे ही भगजोगनी युवावस्था में जिस उसने कदम रखा और वो वृद्धावस्था में कदम रख के मर भी गया। आज वह युवती है, मतलब पूर्ण यौवन अवस्था में है, पूर्ण युवती है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है। अब देखिए, तो जो भी उसका रूप सौंदर्य है, जो उसका वर्तमान पति है, वही उसका है। दूसरा पति उसका सौतेला बेटा। यही समाज की नियति कि वह इस वातावरण में जीने को मजबूर है। क्या करे, आखिर मजबूरी में ऐसा किया। अब है कि इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ऑलरेडी हमने व्याख्या पढ़ ली है, आपको स्वयं ये करना है, बताना है कि मुंशी जी थे, एक दारोगा जी थे। लेखक का घर और मुंशी जी का घर निकट था। लेखक ने उनकी जो दयनीय स्थिति देखी, उस पर आधारित इस पाठ की रचना की, नाम दिया कहानी का प्लॉट। कहानी के प्लॉट की मुख्य जो किरदार है, मुख्य पात्र है, वो भगजोगनी है, जो कि मुंशी जी की बेटी है। ठीक है, मुंशी जी की हालत इतनी दयनीय थी कि उनके घर में 2 जून रोटी तक नहीं थी। भगजोगनी बहुत सुंदर थी, लेकिन खाना पीना ना मिलने के कारण या 2 वक्त की रोटी तक नसीब ना होने के कारण उसका सौंदर्य नहीं निखर पाया। दूसरा, उनके पिता के पास या मुंशी जी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी को दहेज देकर किसी अच्छे घर में उसका विवाह कर सकें। तो उन्होंने उसका विवाह एक वृद्ध व्यक्ति के साथ कर दिया। भगजोगनी 12-14 वर्ष की थी और जिससे शादी हुई वो 41-42 ईयर्स का था। और जैसे ही भगजोगनी बड़ी हुई, युवावस्था में उसने कदम रखा, उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जो पति का बेटा था उसी से उसने विवाह कर लिया, क्योंकि वो इक्वल एज के थे। तो समाज की ये कैसी विडंबना है, धन दौलत या दहेज प्रथा। अब तो दहेज प्रथा समाप्त सा ही हो गया है और ये शिक्षा के प्रचार प्रसार से हुआ है। शिक्षा का प्रचार प्रसार हमें जीने की कला सिखाता है। शिक्षा से व्यक्ति सम्मानीय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। यहां पर पाठ की ही कुछ पंक्तियां हैं, उनका हमें अर्थ लिखना है। जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरबा सुलगती थी, वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चबाकर दिन गुजारने लगे। किसकी बात हो रही है? मुंशी जी की। प्रस्तुत पंक्तियां शिवपूजन सहाय जी द्वारा, जब भी आशय स्पष्ट करना होता है तो हमें पहले ये लिखना होता है कि ये पंक्तियां कौन से पाठ से ली गई हैं और कौन इनके लेखक हैं। प्रस्तुत पंक्तियां शिवपूजन सहाय जी द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत हैं। इसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी से गरीबी में आने पर होने वाले बदलाव का चित्रण किया है। लिखा है, कहानी में लेखक को मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, लेखक को उन्होंने सुनाया, उसका बड़ा ही रोचक वर्णन लेखक ने किया है। मुंशी जी कहते हैं कि क्या कहूं, बीते दिनों की जब याद करता हूं तो गश आ जाता है।
दारोगा जी के जीते जी ऐश मौज का बखान मुंशी जी करते हैं और दारोगा जी की मृत्यु के बाद आई गरीबी का इजहार भी करते हैं। इजहार मतलब प्रस्तुतिकरण। उसका लेखक ने बड़े ही रोचक और सत्यता के साथ उजागर करता है। लोग अमीरी में कुछ भी नहीं सोचते, अनाप शनाप फिजूल खर्ची उनकी आदत बन जाती है। 2 पैसे हाथ में क्या जाते हैं उड़ने लगते हैं, आसमान में छलांग लगाने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि वक्त को बदलते देर नहीं लगती। इसलिए समय रहते जो भी हमारे पास अच्छा समय है उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्या पता आज जो वक्त है वो कल ना हो। और यही होता है कि वक्त कभी रिपीट तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो हमें समय रहते समय का सदुपयोग भी करना है और जो भी संपत्ति है उसको सहेज कर भी रखना होता है। लेकिन जैसे ही अमीरी आती है लोग अनाप शनाप करने लगते हैं, फिजूल खर्ची उनकी आदत बन जाती है और जब वह गरीबी आती है तो याद आते हैं किस तरह सताती है। इसका दिग्दर्शन लेखक ने ग्रामीण परिवेश में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है, मुंशी जी को केंद्र बिंदु बनाकर। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। जो पहले अमीर रहा हो और बाद में गरीब हो जाए तो उसको तो जीने मरने की नौबत आ जाती है। हाँ, गरीबी से रहकर धीरे धीरे अमीरी में आते हैं, उन्हें पैसे की कीमत पता होती है। उन्हें पता होता है कि पैसे का मूल्य क्या है। एक एक कहते हैं ना, पाई पाई जोड़कर वो संपत्ति एकत्रित करता है, वो पैसे का मूल्य समझता है। लेकिन जिसको यह वही मिल जाता है ना, वो उसको पानी की तरह बहा देता है। तो सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। क्या कहना चाहते हैं लेखक? प्रस्तुत पंक्तियां शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत हैं। लेखक ने समाज में होने वाले उतार चढ़ाव का, फिर बीते दिनों की याद को वर्तमान में पश्चाताप का इतना सुंदर विवेचन किया है कि वह ही सत्य हो गया है। मुंशी जी कहते हैं कि एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, अर्थात उनका जो पेशा था उससे मतलब घर की कमाई और ऐशो आराम खूब किए। लेकिन एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियों मुफसिसी की आंच से मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही हैं। मतलब क्या करूं मैं, 2 वक्त की रोटी ना तो खुद खा पा रहा हूं ना मैं बच्ची को खिला पा रहा हूं। बड़ा अफसोस होता है, लेकिन सच ही कहा गया है कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। लेखक ने इतनी मार्मिकता से इसका वर्णन किया है जो अत्यंत ही संवेदना युक्त है। इमोशंस से भरा हुआ ये चैप्टर है जिसमें उन्होंने ये वर्णन किया है। आशा करती हूं आपने हर एक प्रश्न को ध्यान से सुन लिया है और प्रश्न को सुनकर समझा भी है और उत्तरों को भी जान लिया है। इस पाठ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाते हैं तो आई होप कि अब आप उनका उत्तर लिख पाएंगे। बताइए, लिख पाएंगे? वीडियो को यदि ध्यान से देखा है तो अवश्य लिख पाएंगे। सो प्लीज हर एक विषय का वीडियो देखने के लिए जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी और ध्यान से देखिए वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।